So hello and a very warm welcome to all of you on the platform of Blade Ladder K12. In this video, I am going to talk about कि कैसे ये जो बच्चे 40-45 दिन है इसमें आप CUET को क्रैक कर सकते हो, चाहे फिर वो डोमेन की बात हो, लैंग्वेज की बात हो या जनरल टेस्ट की बात हो। मैं सारे के सोर्सेज के ऊपर बात करूंगा कि आपको GT प्रिपेयर करने के लिए, डोमेन प्रिपेयर करने के लिए या लैंग्वेज प्रिपेयर करने के लिए किन सोर्सेज को रेफर करना चाहिए और क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए इन 40-45 दिनों में, ताकि यू विल बी क्रैकिंग CUET विद द फ्लाइंग कलर्स। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि CUET के लिए बहुत अमेजिंग कंटेंट्स हम लोग लाने वाले हैं। मेनी थिंग्स आर इन द पाइपलाइन, सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ देम एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो विल स्टार्ट द स्ट्रैटेजी वीडियो विथ लैंग्वेज। लैंग्वेज लगभग सारी यूनिवर्सिटी की डिमांड है, कुछ एक यूनिवर्सिटी को हटा दो तो लैंग्वेज चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए जाएं, लैंग्वेज जो है उसका एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा। लैंग्वेज का जो सिलेबस है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, उसके कंटेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला हो गया ग्रामर, दूसरा हो गया वर्बल एबिलिटी। ग्रामर में किस तरीके से सवाल आते हैं, तो ग्रामर में एक ही प्रकार के सवाल CUET पूछता है। पिछले साल तो पूछा भी नहीं था ग्रामर से, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक आध क्वेश्चन भी आया था, ना तो उन्होंने मॉक में डाला था ना ही प्रॉपर एग्जाम में उन्होंने ग्रामर से एक भी सवाल पूछा था। बट फिर भी आप इसको तैयार कर लें, हालांकि इसको आप लीस्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। जो आपकी बेसिक प्रायोरिटी रहनी चाहिए वो वर्बल एबिलिटी रहनी चाहिए। ग्रामर में किस तरीके से सवाल आएंगे, तो वर्ब हो गया, टेंस हो गया, आर्टिकल हो गया, आपको इन तीनों को करना है। इनसे जो एरर स्पॉटिंग वाले सवाल है, एक लाइन आपको दे दिया जाएगा और कहेंगे कि भाई इसमें ना कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, कहीं पे आर्टिकल की गड़बड़ी होगी, ठीक है, एक ही जगह एन लगा दिया होगा, एन की जगह द लगा दिया होगा, ठीक है। फिर टेंस से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, टेंस की गड़बड़ी कर दी होगी या वर्ब की गड़बड़ी कर दी होगी, तो उस प्रकार से एरर स्पॉटिंग के सवाल आते हैं। बाकी जो मेजर कंटेंट है 95 या मैं कहूंगा पिछले साल आई थिंक 99% ऑफ द क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम दिस सेक्शन, वर्बल एबिलिटी। RC सबसे इंपॉर्टेंट, 2 या 3 पैसेज शायद पिछले साल आए थे। और CUET का जो मॉक है इंग्लिश का, जो कि CUET ने पिछले साल रिलीज किया था, जितने भी मॉक्स है ना CUET के, चाहे वो डोमेन के हो गए, इंग्लिश के हो गए, GT के हो गए, उन सब की मैंने एक ड्राइव फोल्डर बना के उसकी लिंक शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर दिया। तो आप वहां पे जाके देखना है कि इंग्लिश में RC कितना पूछा गया, बहुत ज्यादा पूछा गया। RC के बाद पैराजम्बल मेरे ख्याल में कोई 5-6 पैराजम्बल के सवाल है। सिनोनिम एंटोनिम बहुत ज्यादा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा। पैराजम्बल जो लोग ही जानते हैं, पैराजम्बल ऐसा होता है कि आपको एक सेंटेंस का एक पार्ट मैंने छोटा सा दे दिया और फिर उस सेंटेंस के 4 अलग अलग पार्ट कर दिए, आपको अरेंज करने हैं, ठीक है। जैसे इन द बैटल ऑफ विट्स, और एक सेंटेंस का पार्ट हो गया अगेंस्ट एन अपोनेंट, द वन हु कम्स प्रिपेयर्ड मे एंड अप लूजिंग हु इज वेल रेड। आपको इन चारों को इस तरीके से अरेंज करना है कि ये जो सेंटेंस है वो पूरा हो जाए, इसको कहते हैं पैराजम्बल। ये सवाल बहुत ज्यादा आता है। फिर स्पेलिंग से रिलेटेड सवाल आता है कि भाई एक ही टाइप के मिलते जुलते बहुत सारे ऑप्शंस डाल देंगे, कहेंगे कि इसमें से सही स्पेलिंग चुनो, कॉरेस्पॉन्डेंट की सही स्पेलिंग चुनो। उसमें कहीं पे हो सकता है डबल E डाल दे, कहीं पे हो सकता है डबल S डाल दे, ठीक है। कमीशन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डबल M होता है या डबल S होता है या दोनों होता है, तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। सिनोनिम एंटोनिम के सवाल पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक होता है, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि भाई जो मूर्ख होता है उसके लिए क्या वर्ड यूज, कौन सा शब्द यूज किया जाता है, तो अज्ञानी, ठीक है। जिसको दिखाई नहीं देता वो अंधा, जिसको सब कुछ पता है वो क्या है, सर्वज्ञानी है। तो इस तरीके से इंग्लिश में भी किसी एट्रीब्यूट के लिए एक वर्ड होता है, ठीक है। जैसे डेब्यू मतलब जो पहली बार कुछ कर रहा, फर्स्ट टाइम एवर, ठीक है। दिस इज बेसिकली द थिंग कि आप जो है दिस इज बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड सवाल आते हैं, जिसमें कि आपसे मैंने यहाँ पे कह दिया कि अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो यहाँ पे डाल दो। He wishes to dash the doubts of all students with his coherent explanation of the topic। कि ये आदमी जो है वो बच्चों के डाउट को दूर करना चाहता है। आपको हिंदी में पता है क्या करना चाहता है, दूर करना चाहता है, अब उसकी इंग्लिश बताओ। तो देखो वोकैबुलरी से यहाँ पे कितने सवाल जुड़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीटली वोकैबुलरी पर डिपेंडेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी पर डिपेंडेंट है। सिनोनिम एंटोनिम वोकैबुलरी पर डिपेंडेंट है। स्पेलिंग अगेन वोकैबुलरी पर डिपेंडेंट है। पैराजम्बल एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये भी बहुत हद तक वोकैबुलरी पर डिपेंडेंट है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, वोकैबुलरी सीखनी है, ठीक है। पहले मैं सोर्स आपको बता देता हूँ, फिर आपको आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ टू प्रिपेयर द लैंग्वेज। सोर्सेस है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, चूंकि ये सबसे मेजर पोर्शन है आपके इस पूरे एग्जाम का, चाहे आप हिंदी लैंग्वेज को अटेम्प्ट करेंगे या इंग्लिश लैंग्वेज को अटेम्प्ट करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज होते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। तो अभी तत्काल फ्री सोर्सेज के लिए आप क्या करें, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन कराने वाले ऐप डाउनलोड कर ले। अड्डा 247 मेरा रिकमेंडेशन होगा। कुछ पेड कोर्स मत खरीदना, उसके ऐप का डाउनलोड कर लेना। और करना क्या कि आप प्रैक्टिस सेट लगा देना, ठीक है। CHSL लेवल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर देना, बैंक क्लर्क लेवल के, लेकिन ये बैंक SBI नहीं, RRB जो रीजनल रूरल बैंक्स वगैरह होते हैं उनके क्लर्क लेवल के RC है वो आपके CUET में आएंगे। आप SBI के लेवल पे जाओगे, CGL के लेवल पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा
एडवांस हो जाता है। तो आरसी लगाओ। आरसी बेसिकली, आरसी प्रिपेयर करने के लिए आप न्यूज़पेपर का भी सहारा ले सकते हो। आप अगर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपकी करंट अफेयर की तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी। इसके अलावा न्यूज़पेपर में जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो, खास करके एडिटोरियल, नॉर्मल जो न्यूज़ होते हैं ना उसके टर्म्स आपको आते होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो चीज़ें यूज़ की हुई है। एडिटोरियल में आपको ऐसे ऐसे टर्म्स मिलेंगे जिनको आपने शायद पहले कभी नहीं सुना। तो जो भी नए टर्म्स अभी आपको मिलते हैं, दिस इज द एडवाइस, इसको आप कॉपी में लिख दो। फॉर एग्जांपल, एक नया टर्म मैंने यहाँ पे सीखा, एक नया टर्म है कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है, या एक नया टर्म मैंने यहाँ पे सीखा कमीशन, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, कमीशन का मतलब लिखूंगा, हिंदी में लिख दूंगा कि भाई कमीशन का मतलब क्या होता है, आयोग होता है। कमीशन का मतलब एक कट हो सकता है, ठीक है, या थोड़ा सा डील ब्रोकरेज टाइप का हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आप हर एक वर्ड का मतलब लिखो और उस एक वर्ड का एक सिनोनिम लिखो और एक एंटोनिम लिखो। कमीशन का एक सिनोनिम ब्रोकरेज हो सकता है, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, बट आपको लिखना है। ऐसे जो भी अननोन वर्ड्स आपको दिखे, ऐसे कुछ भी अननोन वर्ड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन एक वर्ड दिखा, ये हमें नहीं आता, तो सब्स्टिट्यूशन का प्रॉपर मीनिंग लिखेंगे और एक सिनोनिम लिख देंगे रिप्लेसमेंट, ठीक है, और एक एंटोनिम भी लिख देंगे। ये सारी चीज़ें आप ऐसे गूगल पे सर्च करो सब्स्टिट्यूशन का एंटोनिम क्या होगा और लिख दो एक दो एंटोनिम। इससे क्या होगा कि आपको न केवल उस वर्ड का मतलब पता चलेगा बल्कि उसके एंटोनिम भी आप समझ पाओगे, ठीक है, उसका सिनोनिम समझ पाओगे। और एक तरीका मैं बताता हूँ, आप जब भी वर्ड्स याद करें कोशिश करिए कि एक या दो सेंटेंसेस आप बना दें। जब मैं इंग्लिश की तैयारी करता था अपने 12th के एग्जाम के बाद, अलग अलग एग्जाम्स के लिए, उस टाइम में मैं ड्यू जैट के प्रिपरेशन करता था और लॉ के एग्जाम्स की। तो वहाँ पे जो है जितने भी नए वर्ड्स मुझे मिलते थे, मैं हर एक वर्ड से कम 5 सेंटेंसेस बनाता था। जो भारी वर्ड्स होते थे उनसे 5 से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाता था ताकि उसकी रिवीजन हो पाए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको इस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना है रोज़। इससे आपकी करंट अफेयर की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और प्रैक्टिस सेट्स आप लगाते हैं। रैंडम कॉम्प्रिहेंशन जो है किसी भी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन वाले ऐप से, एसएससी सीएचएसएल लेवल के एंड आरआरबी बैंक क्लर्क लेवल के आरसीज डेली आप लगाएं। पैराजंबल के लिए अगेन सीएचएसएल लेवल के पैराजंबल लगाए। सिनोनिम एंटोनिम यूट्यूब वीडियो डेली किसी की खोल ले भाई, 10 सिनोनिम आज मैं याद करूंगा या करूंगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी यूट्यूब वीडियोस आप हो सकते हैं। किन के यूट्यूब वीडियोस हो तो मैं कुछ रिकमेंड कर देता हूँ। नियोन क्लासेस की एक मनीषा बंसल मैम है, वो बड़ा अच्छा वोकैबुलरी पढ़ाती हैं, तो आप उनके वीडियोस के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या सिनोनिम एंटोनिम देख सकते हो। अच्छा पढ़ाती है, इसका मतलब क्या है कि वो इस तरीके से आपको पढ़ाती है ना कि सिनोनिम और एंटोनिम के आप रूट वर्ड्स जानते हो। अब कितनी वोकैबुलरी आप याद करोगे, हर एक वोकैबुलरी ना कहीं कहीं से निकली होती है। नॉर्मल नॉलेज की किताब जो लोग रेफर करने को आपको बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एक वोकैबुलरी का एक रूट है, एक जड़ है, ठीक है। आपने उस जड़ को पकड़ लिया तो आप उससे मिलती जुलती जितनी भी वोकैबुलरी है ना उसका मतलब समझ पाओगे। तो उन्होंने इस तरीके से आपको बताया कि आप रूट वर्ड्स पकड़ के वोकैबुलरी सीखते हो। फिर ग्रामर के रूल्स, मैंने कहा कि इसको सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में इसलिए रखो क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आते ही नहीं है, ना तो पिछले साल मॉक में थे ना ही प्रॉपर एग्जाम में पूछे गए थे। बट फिर भी धीरे धीरे आपको ये 4 चीज़ें प्रिपेयर कर लेनी है टू बी ऑन द सेफर साइड। अगर कल को मान लेते एक्टिव से पैसे बनाने को कह दिया गया तो वही आपको आता रहना चाहिए। ये 4 बस प्रिपेयर कर लो, इसके अलावा नरेशन से कोई सवाल नहीं आता और इसके डीप में जाके कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप धीरे धीरे किसी से भी ग्रामर रूल्स सीख लो, वर्ब के टेंस के सीख लो, वॉइस कन्वर्ट करना सीख लो और आर्टिकल सीख लो ताकि एरर स्पॉटिंग या डायरेक्ट कन्वर्जन से रिलेटेड सवाल आ जाए तो आप कर सको। अप्रोच आपकी क्या रहनी चाहिए, सोर्सेज तो मैंने बता दिए। अप्रोच आपकी रहनी चाहिए कि 2 या 3 आरसी आप डेली करो। एक ऐप कोई सा भी डाउनलोड कर लो, उससे 2-3 आरसी कर लो। अगर आपके पास कोई किताब है सीएचएसएल लेवल की, ठीक है, या आरआरबी बैंक क्लर्क लेवल की, तो उनके आरसी कर लो। 5 पैराजंबल एटलीस्ट करो क्योंकि आरसी और पैराजंबल जो है ना वो 80% ऑफ द क्वेश्चन बनाते हैं आपके लैंग्वेज पेपर के। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो 10 सिनोनिम एंटोनिम याद नहीं करना है। जब भी आपने वर्ड देखा आपको कॉपी पे नोट करना है और एक रफ पेज आप रख ले, उस पर आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं। उस पर आपको 5 सेंटेंस उस वर्ड से रिलेटेड बनाने हैं, एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस। अगर वो वर्ड डिफिकल्ट है तो 5 से ज़्यादा भी बनाओ। और हर एक 2-3 दिनों के बाद जो भी आपने कॉपी में नोट की और हर एक 2-3 दिनों के बाद जो भी आपने अपनी कॉपी में नोट किया हुआ है उसको वापस से जाके रिवाइज भी करो कि ये 10 सिनोनिम एंटोनिम मैंने आज से 4 दिन पहले पढ़े थे तो मैं इसको एक बार रिवाइज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। इसी तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, आप मतलब भी समझो। अगेन मैंने रेफर कर दिया सोर्स मनीषा बंसल मैम से, आप देख सकते हो, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ। या किसी के भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखोगे यूट्यूब पे, जस्ट सर्च करना सीएचएसएल लेवल पे जो कॉमनली पूछे जाते हैं वो वही कराएंगे और वही एग्जाम में आते भी हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी ऐसा ही है, जितना ज़्यादा आप करोगे ये भी वोकैबुलरी बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स होता है और कभी कभी ये वर्ब बेस्ड होता है, ठीक है। बीच में कोई सा वर्ब मिसिंग होगा या प्रीपोजिशन मिसिंग होगा तो वो आपको करना होता है। बट चूंकि आपकी ग्रामर की टेस्टिंग सीयूटी में बहुत कम होती है इसलिए मैंने आपको प्रीपोजिशन प्रिपेयर करने को नहीं कहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। अब बस इतना कर लो, लैंग्वेज की टेंशन छोड़ देनी है आपको। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और पैराजंबल मैंने कह दिया कि ये दोनों जो कर लेगा उसका लैंग्वेज का बेड़ा पार हो जाना है। क्योंकि वर्ड्स ऑब्वियसली अगर आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है तो वर्ड्स आपको आते होंगे।
पैराजंबल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जब मैं कोर्स लॉन्च करूंगा तो मैं इन दोनों पे वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको टैकल करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी, पैराजंबल को भी। तत्कालीन आपको जो मैंने सोर्सेज बताएं, आप वहाँ पे जाके इन चीज़ों को सीख सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज डोमेन। डोमेन एक बहुत हॉट टॉपिक है, खास करके आर्ट्स बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें एडमिशन उनको डोमेन के बेसिस पे ही मिलने वाला है। डोमेन का जो सिलेबस है, हिस्ट्री में पूरा क्लास 12 एनसीईआरटी, जो भी आपके डिलीटेड चैप्टर थे सीबीएसई के लिए उनको भी आपको पढ़ना है। पोल साइंस में भी कंप्लीट एनसीईआरटी प्लस कुछ एडेड टॉपिक्स जो है वो। जियो में भी कंप्लीट 12th एनसीईआरटी, साइकोलॉजी में भी कंप्लीट 12th एनसीईआरटी। बट ये 2 डिलीटेड चैप्टर्स क्या है ना, अभी के एनसीईआरटी में है नहीं, शायद बहुत सारे एनसीईआरटी में लास्ट के जो 2 डिलीटेड चैप्टर है, साइकोलॉजी फॉर लाइफ एंड एक और चैप्टर है, ये डिलीटेड है, पुरानी एनसीईआरटी में मिलेगा, क्योंकि ये 3-4-5 सालों से ही डिलीटेड है। तो ये भी आपको पढ़ना है बिकॉज ऑफ द सिलेबस ऑफ सीयूटी। सोशियोलॉजी के लिए अगेन होल क्लास 12th एनसीईआरटी। इकोनॉमिक्स के लिए मैक्रो आपको पूरा पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में केवल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमांड आपको पढ़ना है। सोर्सेज क्या है, इकोनॉमिक्स छोड़ के जितने भी डोमेन है आपके आर्ट्स के लिए, उनके लिए एनसीईआरटी इनफ है। इकोनॉमिक्स के लिए आप संदीप गर्ग रेफर करो। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर आप अगर रिफ्रेशर ही हमें दे रहे हो तो हमें वी के ओडी क्यों नहीं कहते। संदीप गर्ग मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये ना बहुत अच्छे से समझाया इन्होंने, और इसके अलावा इस बुक में क्वेश्चंस बहुत सारे हैं आपके लिए करने को। न्यूमेरिकल्स की बात करें या ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें ना, बहुत एमसीक्यूज भर भर के डाला हुआ है। इसके अलावा यू कैन वॉच आवर वीडियोस जब हम कोर्स लॉन्च करेंगे तो, एंड नोट्स हमारे रेफर कर सकते हो ब्लेड रनर के, चाहे वो हिस्ट्री के हो, पोल साइंस के हो, साइकोलॉजी के हो, ज्योग्राफी के भी कुछ चैप्टर्स के अवेलेबल है। तो दीज आर द सोर्सेज यू शुड रेफर। अप्रोच क्या रहनी चाहिए, अप्रोच लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। जो लोग ये कहते थे कि एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आ गई है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारे एमसीक्यूज निकलते। एक भी एमसीक्यू ना तो मैंने मॉक टेस्ट में खुद के कभी डाला, और ना ही सीयूटी के मॉक टेस्ट में मैंने देखा, और ना ही सीयूटी ने अपने एग्जाम में पूछा जो कि एनसीईआरटी से बाहर का हो। तो जो भी मॉक टेस्ट या जो भी किताब ऐसे है जिनमें एनसीईआरटी से बाहर के एमसीक्यूज डाले गए, उनको ऐसे ही आप नकार दो, उनको इग्नोर कर दो, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर के एमसीक्यूज आएंगे ही नहीं। मैंने जब पिछले साल मॉक टेस्ट तैयार किया था तो हिस्ट्री में तो मैंने करीब 100 क्वेश्चंस बनाए थे हर एक चैप्टर से, और जो कि सारे एनसीईआरटी से थे, और एक भी डुप्लीकेशन नहीं हुआ था। तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं। सो यू हैव टू रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, अटेम्प्ट एज मच एमसीक्यूज एज यू कैन। हमारे पास ढेरों एमसीक्यू सेशंस है, आप उनको जाके देख सकते हो, उनकी पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जब हम अभी एमसीक्यू सेशंस लेना शुरू करेंगे, आप उसकी पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा ये जो तीसरी चीज़ है, ये अगर आपने कर ली तो आपका बड़ा फायदा हो जाएगा। डोमेन में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सवाल आते हैं, डेट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट बुक से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट इवेंट से रिलेटेड, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस से रिलेटेड। तो आप क्या करो, इनकी या तो खुद की नोट्स बना लो, ठीक है, टाइमलाइन की खुद की नोट्स बना लो, या इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की खुद की नोट्स बना लो, या हमने जो वीडियोस डाले हैं सीधे आप सर्च करोगे ब्लेड रनर बुक्स एंड ऑथर्स क्लास 12th हिस्ट्री, तो आपको पता चलेगा कि ओके एक वीडियो डाली हुई है, आप उसको देख सकते हो, एंड उसके नोट्स को पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। या तो खुद से बना लो, या अगर कोई दे रहा है हम जैसे लोग तो उसको डाउनलोड कर लो। इससे क्या होगा, आपकी मेहनत बच जाएगी। लेकिन ये आपको करने से इसका फायदा क्या होगा कि आपके पास ना एक जगह बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। एक जगह आपके पास रहेगा भाई कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स है क्लास 12th हिस्ट्री के वो मेरे पास है, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स है क्लास 12th हिस्ट्री के, उनको मैं एक बार बैठूंगी रिवाइज कर लूँगी, एक बार मैं देखूंगा रिवाइज कर लूँगा। तो इस तरीके से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ऐसे वीडियोस देखो, वन शॉट्स देखो जिसमें डीप में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ऊपरी ये सतही सुपरफिशियल एक्सप्लेनेशन से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं देना, सब्जेक्टिव आंसर आपको नहीं देना कि कुछ भी लिख देंगे, एक ही आंसर होगा सबके लिए, और वो आप तभी कर पाओगे जब आपने डीप में चीज़ों को पढ़ा है। तीसरी चीज़, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, किनको देना चाहिए किनको नहीं देना चाहिए, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा। फिलहाल जनरल टेस्ट की आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो सिलेबस कुछ ऐसा है, मैथमेटिक्स आपकी 8th क्लास तक की आनी है, 9th और 10th की मैथमेटिक्स आएगी ही नहीं। तो जो आप ज्योमेट्री के लिए डर रहे हो, या टिग्नोमेट्री के लिए डर रहे हो, या मेंसुरेशन के क्यूब क्यूबॉइड 3D मेंसुरेशन से डर रहे हो, ये सबसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आएगा ही नहीं। रीजनिंग बड़ी बेसिक आएगी, बस पूछने के लिए आते हैं रीजनिंग। करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ्स, जीके स्टैटिक कोई सर्टेन सिलेबस नहीं, कहीं से भी पूछ सकते, बट पिछले साल का जो पैटर्न था उसमें ये था कि करंट अफेयर से ज़्यादा सवाल थे, स्टैटिक जीके से कम थे। इसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होता था, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उसके उनके हेडक्वार्टर, इंडिया की जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ रही है उनके फाउंडर्स वगैरह, इंपॉर्टेंट रिबर्ड, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको मैं अपने पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। आप लास्ट में रिवाइज कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए आपके पास, सबसे पहले मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स के लिए आप प्रैक्टिस सेट्स लगा सकते हो। देखो क्या करो, वीडियोस देख लो, जितने भी आपके 8-10 चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस यूट्यूब पे देख लो, सारों नहीं अच्छा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट अगेन वही गवर्नमेंट जॉब वाली कोई ऐप डाउनलोड कर लो, उसके आरआरबी बैंक वाले
मैथमेटिक्स में CHSL में मत जाना, उसमें थोड़ी अच्छी मैथमेटिक्स आती है। आरआरबी बैंक क्लर्क की जो मैथमेटिक्स है वो आपकी एकदम CUT की मैथमेटिक्स है। उसमें भी जो 9th-10th का सिलेबस होगा मैथमेटिक्स का, जो ट्रिग्नोमेट्री होगा, ज्योमेट्री होगा, इन सबको आपको नहीं करना है, ठीक है। LHS RHS वाला जो था कॉन्ग्रुएंस सिस्टम, ये सब आपको नहीं करना। रीजनिंग में अगेन प्रैक्टिस सेट फॉर CHSL की रीजनिंग थोड़ी सी कमजोर होती है, थोड़ी सी लो लेवल की होती है एज कम्पेयर टू बैंक क्लर्क। देखो बैंक के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें इंग्लिश और मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग अच्छी पूछी जाती है, और SSC के एग्जाम में मैथमेटिक्स तगड़ी पूछी जाती है। मैथमेटिक्स आपको हमेशा बैंक के एग्जाम से प्रिपेयर करनी है, और रीजनिंग और इंग्लिश हमेशा आपको SSC के लेवल पे प्रिपेयर करनी है। करंट अफेयर मंथली PDF डाउनलोड करना, कोई डेली देखने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे डेली 1-1 घंटे करंट अफेयर के सेशन को अटेंड करते हैं, कोई फायदा नहीं है इसका। या तो मंथली सेशन किसी का देख लो, या मंथली PDF कहीं से ले लो, ठीक है। बेस्ट होगा अगर स्टडी IQ की PDF मिल जाती है। अगर ये पेड PDF भी मिलती है तो मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा कराते हैं। अरिहंत की अगर PDF मिलती है तो ये ले सकते हो, और हम लोग जो करंट अफेयर की PDF देंगे आप उसको भी रेफर कर सकते हो। करंट अफेयर के बाद बात आती है GK स्टैटिक की। चूंकि GK स्टैटिक का कोई सर्टन सिलेबस नहीं है, इसके लिए हम लोग खुद अपने मटेरियल डेवलप करेंगे और आप सबको देंगे, ताकि आप लास्ट समय पर रिवाइज कर सको। इसके लिए ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पूरी तरीके से रट्टा मारने वाली चीज़ है। तो आपके पास अगर एक मटेरियल रहेगा तो आप उसको रट रट के जो है निकाल सकते हो। वैसे मैंने कह दिया कि GK स्टैटिक से कम सवाल आते हैं, वो भी समझते हैं कि भाई रटना जो है बहुत मुश्किल काम है। अब आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए GT को लेके? देखो मैथमेटिक्स और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस की जरूरत है, और मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर है, अगर आप लास्ट के 40-45 दिनों में प्रिपरेशन कर रहे हो तो 2 से ज़्यादा दिन आप एक चैप्टर पर नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने स्क्वायर रूट निकाला, ये क्यूब रूट वाला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, तो 2 दिन दो, एक दिन कॉन्सेप्ट समझने में दो, और दूसरे दिन सवाल लगाओ। सवाल एकदम बेसिक लेवल के लगाओ, ज़्यादा भारी लेवल के सवाल मत लगाओ, क्योंकि उतने भारी सवाल आएंगे नहीं, और कुछ आएंगे भी तो आपके पास स्किप करने का ऑप्शन है, ठीक है। आप या तो आपको पूरे क्वेश्चन तो नहीं करने, 50 में से मेरे ख्याल में कोई 40 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, तो आप स्किप कर देना। 1 डे फॉर अ चैप्टर ऑफ रीजनिंग का जो सिलेबस है वो बड़ा बेसिक है, और उसमें आप एक दिन एक चैप्टर के लिए दो, कॉन्सेप्ट समझने में कुछ समय नहीं लगेगा, और क्वेश्चंस कर लो। जितने ज़्यादा सवाल करोगे उतना बेहतर होगा। और इसके लिए मैं कहूँगा मैथमेटिक्स के लिए आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप वाली ऐप को रेफर कर रहा हो तो उसमें आप बैंक क्लर्क लेवल की मैथमेटिक्स करना, और रीजनिंग आप CHSL लेवल की करना, ठीक है। उससे ज़्यादा लेवल की आप मत करना, ठीक है, वो आपके फिर काम नहीं आएगी। डेली बेसिस पर प्रैक्टिस ज़रूर करना, जो भी चैप्टर्स आपने कर लिए हैं उनके सेट्स लगाते जाओ। 15 क्वेश्चंस, 18 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के। रीजनिंग में बैठे हैं तो एक सेट रीजनिंग का लगा दिया, ठीक है। सो एक एक सेट अगर आप डेली भी लगाओगे ना, दैट विल बी अ गुड बेस, एक अच्छा बेस तैयार कर देगा आपके प्रिपरेशन के लिए। करंट अफेयर के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो जो आपको PDF मिलेगी उसको आप रिवाइज कर लेना वीकली। उससे भी बेहतर होगा आप क्विज खेला करो करंट अफेयर के। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पे करंट अफेयर की ना क्विज खिलवाते हैं, तो आप क्विज अगर खेलोगे करंट अफेयर की तो एक तो आपने जो चीज़ें सीखी हैं वो रिवाइज हो जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी अननोन चीज़ें आप सीखोगे जो आपके PDF में नहीं दी हुई थी। तो बेस्ट वे इज़ टू प्ले द क्विज ऑफ करंट अफेयर्स। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, करंट अफेयर के लिए भी बेहतर होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी बढ़िया होगा, और आपकी जो पर्सनालिटी है वो न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत बदलती है, क्योंकि आप देश विदेश की चीज़ों को जानते हो। न्यूरोलॉजी में कहते हैं कि जितनी नई चीज़ें आप जानोगे, जितनी ऐसी चीज़ें जानोगे जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी। फॉर एग्जांपल मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी है, मैंने कॉमर्स पढ़ा हुआ है, बट मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है। मैं अगर ज्योग्राफी पढ़ूंगा ना तो अलग न्यूरॉन्स फिर डेवलप होंगे, और जितने अलग वैरायटी के न्यूरॉन्स आपके दिमाग में डेवलप होते हैं उतना ही शार्प आपका दिमाग बनता है। तो न्यूज़पेपर एक बहुत अच्छा जरिया है। अलग अलग टाइप के कंटेंट होता है, बिजनेस होता है, इंटरनेशनल रिलेशन होता है, स्पोर्ट्स होता है, क्राइम न्यूज़ होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा होते हैं मेरे ख्याल में हमारे इलाकों में, तो आप उनको पढ़ो, क्राइम न्यूज़ छोड़ के बाकियों को पढ़ो। तो ये एक बहुत अच्छी हैबिट है जो आप डाल सकते हो। इसके अलावा स्टैटिक्स से फैक्ट्स जब भी आपके पास PDF अवेलेबल होंगे, अभी जो PDFs हैं या जब हम आपको PDF देंगे, डेली के लेवल पे कुछ फैक्ट्स याद कर लिया करना, ठीक है। आज मैं 10 मॉन्यूमेंट्स याद कर लूँगा, या 10 कंट्री और कैपिटल के नाम याद कर लूँगा, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड उनके हेडक्वार्टर के नाम ऐड कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको करनी है। डेली बेसिस पे आपने क्या करना है, MCQ खेलना है डोमेन का। डेली बेसिस पे खेलना मतलब MCQ अटेम्प्ट करना है। डेली बेसिस पे आपको मैथमेटिक्स, अगर आप GT के लिए सर्टेन हो, GT आपको देना ही देना है, डेली बेसिस पे आपको मैथमेटिक्स का एक सेट और रीजनिंग का एक सेट तो लगाना ही लगाना है। इंग्लिश के लिए एक RC नहीं, 2 या 3 RC और 5 एटलीस्ट पैरा जंबल। 2 या 3 RC में आपको करना क्या है कि आपको पहले तो अपनी अप्रोच डेवलप करनी है। RC के लिए आपको अपनी अप्रोच डेवलप करनी पड़ती है। सबका अपना अपना अप्रोच होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बेसिक चीज़ें फॉलो करते हैं फिर अपना अपना निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एंड वोकैबुलरी आपको डेली सीखनी है, 5 से 10 वोकैबुलरी, नई वोकैबुलरी आप डेली सीखोगे, उसके सिनोनिम लिखोगे, उसके एंटोनिम लिखोगे, उससे सेंटेंसेस बनाओगे। बिलीव मी, इतना इंप्रूवमेंट आएगा आपके इस 40-45 दिनों के प्रिपरेशन में, अगर आप इसको कॉन्टीन्यूसली कर पाते हो तो
कि आप अच्छे से CUT तो दे ही पाओगे, एंड इसके अलावा यू विल बी हैविंग अ गुड डिसिप्लिन, जो कि शायद आप 12th तक डेवलप नहीं कर पाए थे क्योंकि आप एक ही चीज़ को पढ़ रहे थे। अभी आप डोमेन भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, GT भी पढ़ रहे हो। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन डेवलप करने का एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास। एंड इसके अलावा अगर CUT से रिलेटेड कोई भी डाउट है, डोंट फॉरगेट अस टू कनेक्ट ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 7319697299। हमारे कोर्सेज को लेके जो भी क्वेरी आ रही है, कोर्स को लेके मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा, ठीक है। और मेरा वायदा है कि जितनी भी प्रोमिस मैं कोर्स में करूंगा, आवर टीम विल वर्क डे एंड नाइट टू फुलफिल इट, एंड आप सभी के लिए जो है वो कोर्स एक्सेसिबल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक फैलाएं, क्योंकि अभी समय कम है एंड ऐसी प्रॉपर स्ट्रैटेजी की वीडियो मैंने बहुत कम देखी है। बहुत बच्चे अलग अलग वीडियोस देखते हैं जिसमें कोई कंटेंट नहीं है, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है बेसिकली। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगे, प्रेस द लाइक बटन एंड मेक श्योर आप इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। इसके अलावा आपको CUT से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।